हेलो बच्चों, मैं पंकज सिंह। मैं अपनी इस क्लास में किसी सॉलिड सब्सटेंस में क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर क्या होता है, निबिड़ संकुलित संरचना क्या है, इसको मैं पढ़ाने और समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, हम लोग निबिड़ संकुलित संरचना समझने के पहले हम लोग ये जाने कि मेरे पास यदि कोई सॉलिड सब्सटेंस है, मेरे पास यदि कोई ठोस पदार्थ है, तो वो ठोस पदार्थ बना होगा किस चीज का? बना होगा परमाणु का या अणु का, या बना होगा किस चीज का? आयन का बना होगा। हम इनको एक साथ क्या कहेंगे? हम इनको एक साथ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम कहेंगे। ओके, जिनको हिंदी में हम क्या कहेंगे? अवयवी कण कहेंगे। तो समझ में आया? ये पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि यदि मेरे पास में कोई ठोस पदार्थ है, सॉलिड सब्सटेंस है, तो वो या तो एटम से या मॉलिक्यूल से या आयन से बना होगा, जिनको हम एक साथ क्या कहेंगे? अवयवी कण कहेंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहेंगे। तो यदि हम लोग अगर सॉलिड के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल पर विचार करें तो हम पाते हैं कि किसी भी ठोस पदार्थ में, ओके, जैसे कल्पना करें कि मेरे पास ये जो मार्कर है ये एक ठोस पदार्थ है और ये ठोस पदार्थ बना है किस चीज का? या तो परमाणु से या अणु से या फिर आयन से बना है, जो इस ठोस पदार्थ का क्या कहलाएगा? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएगा। तो इस सॉलिड सब्सटेंस में इसके जितने भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इसमें इस प्रकार से व्यवस्थित होंगे कि उनके बीच में रिक्त स्थान, उन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बीच में जो रिक्त स्थान है वो कम से कम हो और वो जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे वो एक दूसरे के काफी निकट हों। इस प्रकार से यदि हम अरेंजमेंट का अध्ययन करते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं कि हम सॉलिड सब्सटेंस में क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर की बात हम कर रहे हैं। जैसे इसको आप यूं समझिए, हम एक एग्जांपल के द्वारा बताने की कोशिश करते हैं कि यदि मुझे कहीं जाना होता है, अगर मुझे कहीं जाना होता है तो हम अपने बैग को पैक करते हैं। हम अपने बैग में जो सामान रखते हैं उस सामान को हम कहीं भी किसी प्रकार से यूं ही नहीं रख देते। हम अपने सामान को अपने बैग में इस प्रकार से अरेंजमेंट करते हैं, इस प्रकार से हम उसमें व्यवस्थित करते हैं जिससे कि हमारा जो बैग है उसमें रिक्त स्थान कम से कम रहे, खाली जगह अधिक से कम से कम रहे, जिससे हम उसमें जो पदार्थ रख रहे हैं, जो हम अपने सामान को रख रहे हैं, वो अधिक से अधिक उसमें संख्या में रख सकें। यदि हम अपने बैग में यूं ही कुछ सामान को रख दें जो बिना व्यवस्थित किए रखेंगे तो थोड़े से ही सामान में मेरा बैग जो होगा वो पूरी तरह से भर जाएगा। लेकिन यदि हम अपने बैग में बढ़िया से पैकिंग करके विभिन्न प्रकार के सामान को हम रखते हैं तो हम पाते हैं कि हम उस बैग में ज़्यादा से ज़्यादा सामान रख सकते हैं, जिससे उस बैग में रिक्त स्थान कम से कम रहे, उस बैग का जो स्थान है, आंतरिक जो स्थान है, वो अधिक से अधिक मेरे सामान के द्वारा घेरा जा सके। तो हम इसी प्रकार से अरेंजमेंट की हम बात अगर सॉलिड सब्सटेंस में करें तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो समझ में आया क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर? अब एक और एग्जांपल लीजिए। यदि मेरे पास में एक बॉक्स है, ओके, एक दूसरा भी बॉक्स है, एक तीसरा भी बॉक्स है, मेरे पास बहुत सारे बॉक्स हैं और इस बॉक्स सबका शेप साइज बिल्कुल क्या है? मान लीजिए कि सेम है। अब मैंने आपको क्या दिया? मैंने आपको बॉल दिया, बॉल, गेंद, ओके, और वो गेंद कैसा है? मान लीजिए कि वो गेंद जितने भी मैंने दिए आपको सारे बॉल स्टिकी बॉल है, चिपकने वाले बॉल है, और बॉल मेरे पास बहुत सारे हैं। अब आपको मैंने बॉल दे दिया, अब आपने बॉक्स को क्या किया? खोला, और बॉक्स को खोल करके किसी विद्यार्थी ने बॉल को, चूंकि मैंने पहले ही मान लिया है कि सारे बॉल जहां रखिएगा वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे? चिपक जाएंगे। तो मैंने जैसे ही कहा कि आप सभी लोग बॉक्स में बॉल को पैक करिए, तो आपने, कुछ लोगों ने यूं ही बॉल को रख दिया। तो जब बॉल को ऐसे रख दिया तो आपका जो बॉक्स हो गया इतने ही में क्या हो गया? भर गया।
कुछ विद्यार्थी ने ऐसे रखा, ऐसे रख दिया और ये आपका टोटल बॉक्स भर गया। और एक विद्यार्थी ने क्या किया, उस बॉक्स में बॉल को बढ़िया से अरेंजमेंट ऐसे दिया, बॉक्स में बॉल को इस तरीके से सजा करके अपना रखा। ओके, तो सजा करके रखा, जैसे मैं यहाँ पर अभी अपना स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, उस विद्यार्थी ने ऐसे अरेंजमेंट अपना किया। तो आप क्या पाएंगे कि तीनों बॉक्स का शेप, साइज बिल्कुल क्या है, वॉल्यूम सब कुछ सेम हमने मान लिया है। और हमने इस तीनों बॉक्स में तीन अलग अलग विद्यार्थियों को एक स्टिकी बॉल, बहुत सारे बॉल रखने के लिए मैंने कहा। अब इसमें कुछ ही बॉल को विद्यार्थी ने रखकर भर दिया, इसमें और इसमें। तो आप क्या पाएंगे कि इसमें जो रखा गया है बॉल, वो रिक्त स्थान को ज्यादा यहां पर बॉक्स में बना रहा है, रिक्त स्थान ज्यादा है, इसमें इसकी तुलना में रिक्त स्थान कम है, और इसमें इन दोनों की तुलना में रिक्त स्थान यानी वैकेंट स्पेस सबसे कम है। और इसमें जो आपका बॉल है वो अधिक संख्या में है। तो आप इसी को क्या कहिएगा कि आप बॉल को जब इस बॉक्स में रख रहे हैं तो इसी रखने की घटना को आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि क्लोज पैकिंग आप कर रहे हैं। यानी ये एक पैकिंग है, ये एक पैकिंग है और ये एक पैकिंग। इस पैकिंग में आपका ज्यादा बॉल नहीं है, इस पैकिंग में थोड़ा इससे ज्यादा है और इसमें सबसे ज्यादा है। तो आप किसको बेहतर पैकिंग मानेंगे, इसको बेहतर पैकिंग मानेंगे, क्योंकि इसमें आपने दिए हुए आयतन में, दिए हुए स्थान में आपने बॉल को ज्यादा से ज्यादा रख दिया है, जिससे इसमें जो अंदर रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो कम से कम हो। तो किसे कहते हैं क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर, निबिड संकुलित संरचना। अब आइए हम इसको क्या फिर मान लें, बॉक्स अभी माने थे, हम इसको सॉलिड सब्सटेंस मान लें। ये मेरा एक ठोस पदार्थ है, ये भी एक मेरा ठोस पदार्थ है और ये भी एक मेरा ठोस पदार्थ है, तीनों ठोस पदार्थ है। और आप जानते हैं कि ठोस पदार्थ बने होंगे एटम, मोलिक्यूल या आयन के। तो हम एटम, मोलिक्यूल या आयन की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि जितने भी अलग अलग प्रकार के ठोस पदार्थ होंगे उन सबके एटम, मोलिक्यूल और आयन एक दूसरे से अलग अलग शेप और साइज में होंगे। क्लियर? फिर से सुनिए मेरी बात कि आपके पास यदि अलग अलग ठोस पदार्थ हैं तो उस अलग अलग ठोस पदार्थों के जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, एटम, मोलिक्यूल और आयन है वो अलग अलग शेप और साइज में है। ओके, तो उनकी जो पैकिंग आप बात करेंगे, जो पैकिंग करेंगे वो डिफरेंट तरीके से होगा। तो चलिए हम सबके शेप और साइज को क्या मान लें, हम सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल को, सभी ठोस पदार्थों के हम जो शेप साइज है उसमें अंतर तो होता है, लेकिन हम अपनी सुविधा से उनको क्या मान लें, हम उनको सॉलिड स्फीयर मान लें। क्या मान लें? सॉलिड स्फीयर, हम उनको ठोस गोला मान लें। ओके, तो हमने यहां पर ठोस गोला मान लिया। किसको मान लिया? इस ठोस गोले के द्वारा हम एक परमाणु या एक अणु या एक आयन को मान ले रहे हैं। तो फिर से मेरी बात समझिए कि ये जितना भी मैंने आपको गोल बॉल बनाया है, सॉलिड स्फीयर बनाया है, ये सारे सॉलिड स्फीयर में एक एक सॉलिड स्फीयर, एक एक ठोस गोला, एक एक अवयवी कण को सूचित कर रहा है, जो परमाणु भी हो सकता है। जैसे ये अगर हम बात देखें तो ये परमाणु भी हो सकता है, अणु भी हो सकते हैं और आयन भी हो सकता है। अलग अलग पदार्थों के परमाणु, अणु, आयन अलग अलग शेप में होंगे, इसलिए मैं उनको क्या मान लेता हूं, एक समान, आइडेंटिकल। मैंने मान लिया क्या जी? मैंने मान लिया आइडेंटिकल, यानी एक समान ठोस गोला मान लिया। तो एक समान ठोस गोला अगर हम बात करें तो एक समान ठोस गोले का मतलब किसी ठोस पदार्थ के एक अवयवी कण से होगा। तो आपने समझा कि निबिड संकुलित संरचना किसे कहते हैं, कि जो ठोस होते हैं, ठोस पदार्थ होते हैं, उसमें उसके अवयवी कण क्लोज पैकिंग में होते हैं। ठोस, अगर ये मेरा ठोस पदार्थ है तो इसमें इसके जो अवयवी कण है वो अवयवी कण क्लोज पैकिंग में होते हैं। और क्लोज पैकिंग में इस प्रकार से होते हैं कि उन अवयवी कणों के बीच में जो रिक्त स्थान होता है वो कम से कम हो।
ओके, रिक्त स्थान कम से कम हो और अवयवी कणों की संख्या अधिक से अधिक हो, जिससे उस ठोस पदार्थ का घनत्व अधिक से अधिक होके। तो यदि इस प्रकार से हम अरेंजमेंट की बात करते हैं, ठोस में अवयवी कणों की व्यवस्था की बात करते हैं, तो इसी व्यवस्था को हम क्या कहते हैं? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं। क्लियर हो गया बात? तो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि ठोस में अवयवी कण क्लोज पैकिंग में होते हैं। देखिए इंग्लिश इसकी बड़ी आसान है, क्लोज पैकिंग यानी निकट निकट पैकिंग। देखिए ये एक अवयवी कण, ये एक अवयवी कण, और ये दोनों क्या हैं? एक दूसरे से क्लोज पैकिंग में है, एकदम निकट निकट है। लेकिन अगर हम ऐसे यहां देखें तो ये एक अवयवी कण, ये एक अवयवी कण, ये क्लोज पैकिंग में नहीं है। तो हम इसको इससे बेहतर क्या पाते हैं? इसमें क्लोज पैकिंग पाते हैं। और मैंने अभी पहले ही बता दिया है कि जो ये परमाणु है, अणु है, आयन है, इसको मैंने एक समान, सिमिलर, आइडेंटिकल सॉलिड स्फीयर मान लिया है। और एक स्फीयर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक परमाणु को, या एक अणु को, या एक आयन को। तो आइए आगे बढ़ते हैं। कोई भी जो ठोस पदार्थ होता है, उस ठोस पदार्थ में उसके जो अवयवी कण होते हैं वो 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं। फिर से मेरी बात समझिए, जो आगे आप पढ़ चुके हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, उस क्रिस्टलीय ठोस में उसके अवयवी कण जो होते हैं त्रिविमीय व्यवस्था में होते हैं और एक नियमित और निश्चित पैटर्न में होते हैं। तो एक बात याद रखें कि जो ठोस होते हैं वो ठोस में उसके अवयवी कण 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट में होते हैं। तो हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को 3 स्टेप में प्राप्त करेंगे। हम लोग क्या पढ़ेंगे? हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड सब्सटेंस में क्लोज पैकिंग, और क्लोज पैकिंग 3 डायमेंशन की पढ़ेंगे, यानी जिसमें एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी जिस अरेंजमेंट में हो। और उसको हम लोग कितने स्टेप्स में प्राप्त करेंगे? 3 स्टेप्स में प्राप्त करेंगे, जिसको हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ओके, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। हम दूसरे को क्या कहेंगे? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। ओके, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। और फिर हम तीसरा में क्या देखेंगे? क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। ओके, तो एक बात याद रखिए आप कि एक्चुअली जो आपका कोई भी सॉलिड सब्सटेंस है उसमें क्लोज पैकिंग एक्चुअली क्या होती है? 3 डायमेंशनल होती है। और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को हम कितने स्टेप में समझने की कोशिश करेंगे? हम 3 स्टेप में, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और थर्ड स्टेप। क्लियर? अब आइए हम लोग बारी बारी से इन तीनों को पढ़ें, और हमारा मोटिव, हमारा पर्पस किसका है? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की है, जो 3 स्टेप्स में है। वास्तव में कोई भी सॉलिड सब्सटेंस में 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन क्लोज पैकिंग नहीं होती है। चूंकि हमें 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को प्राप्त करना है, इसके लिए मुझे 3 स्टेप्स फॉलो करने होंगे, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड 3 डायमेंशन। क्लियर? तो बारी बारी से हम लोग तीनों को पढ़ते हैं। तो अभी तक आप लोगों को ये क्लियर हो गया कि क्लोज पैकिंग का मतलब क्या हुआ? क्लोज पैकिंग का मतलब हुआ कि जो आपके पास सॉलिड सब्सटेंस है, उस सॉलिड सब्सटेंस के अवयवी कणों को यदि हम एक समान ठोस गोला मान लें, तो वो एक समान ठोस गोला उस सॉलिड सब्सटेंस में इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं कि वो एक दूसरे के काफी क्लोज होते हैं, यानी क्लोज पैकिंग में होते हैं, जिससे उन अवयवी कणों के बीच में रिक्त स्थान क्या रहता है? न्यूनतम रहता है, और अवयवी कणों के बीच की दूरी जो होती है बहुत कम होती है। इसी संपूर्ण व्यवस्था को हम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी क्लोज में पैकिंग वाली स्ट्रक्चर हम कहते हैं। जो 3 स्टेप में क्लोज पैकिंग को हम प्राप्त करते हैं, फाइनल मेरा मोटिव है 3 डायमेंशन को प्राप्त करना, जो 3 स्टेप में 1, 2 एंड 3। तो आइए सबसे पहले हम लोग किसको जानने की कोशिश करें? हम लोग जानने की कोशिश करें क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। ओके, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखें? हम लोग देखेंगे क्लोज पैकिंग
पैकिंग इन वन डायमेंशन। जैसे आप ये समझिए कि अगर मैं अपनी क्लास में ऑफलाइन अपनी ट्यूशन में अपनी कोचिंग में बच्चों को पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों के आपके बिल्कुल पास होता हूं, यानी मेरे और आपके बीच की जो दूरी होती है वो बहुत कम होती है, तो उसको आप मान लीजिए कि हम लोग क्लोज पैकिंग में होते हैं। लेकिन अभी मैं आपको यूट्यूब के जरिए सॉलिड स्टेट कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूं और आपके और मेरे बीच की दूरी बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब कि यदि आप क्लास में मेरे होते, ओके, क्लासरूम में बैठे होते, तो उसकी तुलना में अभी आपके और मेरे बीच की दूरी ज़्यादा है, यानी मेरी और आपकी क्लोज पैकिंग कम हो गई है, घट गई है। अभी आपके और मेरे बीच में दूरी ज़्यादा है, लेकिन जब आपके और मेरे बीच की दूरी बहुत कम हो जाए, एक दूसरे के हम लोग निकट आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि हम किस प्रकार से व्यवस्थित हैं? हम क्लोज पैकिंग में हैं। ओके, तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? हम लोग कहते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन। ओके, एक विमा में निविड़ संकुलन। अब किसे कहते हैं एक विमा में निविड़ संकुलन? मैंने पहले ही बताया है कि मेरे पास में कोई भी ठोस पदार्थ हो, उस ठोस पदार्थ के हम अवयवी कणों को एक समान ठोस गोला मान लिए हैं। तो आइए, अगर मेरे पास में किसी ठोस पदार्थ की बात हम करें, मेरे पास में बहुत सारे ठोस गोले हों, तो उन ठोस गोले को हम एक विमा में यानी वन डायमेंशन में किस प्रकार से व्यवस्थित कर सकते हैं? तो आप देखिए, हमने यहां पर एक सॉलिड स्फीयर लिया, एक दूसरा सॉलिड स्फीयर लिया, तीसरा सॉलिड स्फीयर, चौथा सॉलिड स्फीयर, पांचवा, छठा, सातवां, बहुत सारे मैंने सॉलिड स्फीयर लिए और सारे सॉलिड स्फीयर को मैंने क्या किया? हॉरिजेंटल अरेंजमेंट दे दिया। हॉरिजेंटल अरेंजमेंट दे दिया जिसमें एक सॉलिड जो स्फीयर है एक एटम मॉलिक्यूल या आयन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब आप इसमें क्या पाएंगे? या आप इसको ऐसे भी, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ हॉरिजेंटल भी दिखाएं, जैसे आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, ओके, ऐसे भी दिखा सकते थे, आप इसको ऐसे भी दिखा सकते थे, लेकिन शर्त क्या है कि इसमें जो डायमेंशन होना चाहिए वो सिर्फ एक ही होना चाहिए। इसमें 2 या 3 डायमेंशन, 2 या 3 एक्सेस को फुलफिल ये करना नहीं चाहिए। तो हमारा जो ट्रेडिशन है, हमारी जो परंपरा है, वो उसमें क्या पाते हैं कि यदि मेरे पास में बहुत सारे गोले हैं, सॉलिड स्फीयर हैं, तो उनको हम हॉरिजेंटल में इस प्रकार से एक दूसरे को स्पर्श करते हुए, टच करते हुए हम रखते हैं, जिसमें एक गोला, एक सॉलिड स्फीयर कितने को टच कर रहा है? ओके, एक सॉलिड स्फीयर एक और एक 2 को टच कर रहा है। और इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को क्या कहते हैं? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग कहते हैं। तो ये क्या हो गया मेरा? वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग ये हो गया। क्लियर? समझ में आए? अब आप देखिए, इसमें एक सॉलिड स्फीयर, एक गोला जितने गोले को टच करता है वह संख्या क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है, जिसको हिंदी में कहते हैं उपसह संयोजन संख्या हम कहते हैं। तो याद रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर किसे कहते हैं? यदि आप क्लोज पैकिंग की बात कर रहे हैं सॉलिड में, तो उसमें जो एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल यानी एक सॉलिड स्फीयर जितने के नेबर में है, उसके नेबर में जितने हैं, पड़ोस में जितने हैं, कांटेक्ट में जितने हैं, उसकी संख्या ही क्या कहलाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो इसके कांटेक्ट में कितने हैं? 1 और 1 2, तो इसके भी सबके कांटेक्ट में 2 हैं। अब आप कहिएगा कि सर इसके तो कांटेक्ट में एक ही है, तो इसलिए इसका क्या होगा? इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा। ऐसी बात नहीं, इधर भी कहानी है, इधर भी कहानी है। ये कहानी एंडलेस है जिसका कोई किनारा नहीं है। अब आप क्या पाते हैं कि इस प्रकार से आपने गोले को व्यवस्थित किया और गोले को जो व्यवस्थित किया उसको एक
डायमेंशन में किया और इससे और डिफरेंट कोई तरीका नहीं हो सकता है एक डायमेंशन में व्यवस्थित करने में, जिसमें एक गोला जितने गोले को टच करता है यह संख्या ही कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो यहाँ कितना कोऑर्डिनेशन नंबर है? 2 है। याद रहेगा कि वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? 2 होता है। और किसे कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर? क्लोज पैकिंग में, सॉलिड के क्लोज पैकिंग में एक स्फीयर जितने सॉलिड स्फीयर के कांटेक्ट में होता है, डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है, उसके नेबर में, पड़ोस में जितने कांटेक्ट में सॉलिड स्फीयर होते हैं उनकी संख्या ही क्या कहलाता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाता है। तो इस प्रकार से एक विमा में निविड़ संकुलन में क्या रहा? कोऑर्डिनेशन नंबर 2 रहा। अब आइए हम लोग क्लोज पैकिंग इन क्या देखें? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन हम लोग देखें। क्या देखें? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। इसको हिंदी में हम क्या कहते हैं? द्विविमा में निविड़ संकुलन। क्लियर? तो हम लोग अब किसको देखने जा रहे हैं? क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हम लोग 1 डायमेंशन को देख लिए। मोटिव मेरा क्या है? उद्देश्य मेरा क्या है? 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को समझना, जिसमें हम 3 स्टेप में समझेंगे। फर्स्ट स्टेप में 1 डायमेंशन, सेकेंड स्टेप में 2 डायमेंशन और फाइनल में हम 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर को समझ लेंगे जो एक्चुअल स्ट्रक्चर सॉलिड सब्सटेंस की होती है। तो अब 2 डायमेंशन क्या है अरेंजमेंट? अब आप देखिए मेरे पास में ये एक सॉलिड स्फीयर हुआ, दूसरा सॉलिड स्फीयर, तीसरा सॉलिड स्फीयर, चौथा बहुत सारे ये सॉलिड स्फीयर। अब आप ये देख लिए सॉलिड स्फीयर सब। अब आप यहां पर क्या देखेंगे कि ये जो मैंने सॉलिड स्फीयर को यानी जो गोले को व्यवस्थित किया है, यह व्यवस्था क्या है? यह व्यवस्था एक विमा में है, 1 डायमेंशन में। अब हम एक ऐसा ही रो दूसरा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? रो मीन्स क्या? पंक्ति। गोले की ये एक पंक्ति होगी, हम एक ऐसी ही पंक्ति इसके ऊपर रखेंगे। क्या रखेंगे? हम ये मान लेते हैं कि ये फर्स्ट रो है और इसके ऊपर एक हम क्या करें? सेकेंड रो को इसी के जैसे सेकेंड रो को रखें। अब देखिए ध्यान से देखा आपने, ये फर्स्ट रो है, पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति। तो मैंने पहली पंक्ति, गोले की पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति को रखा और दूसरी पंक्ति को किस प्रकार से रखा? इस प्रकार से रखा दूसरी पंक्ति को, जिससे ये जो पहली पंक्ति है इसके गोले और दूसरी पंक्ति के गोले बिल्कुल क्या रहे? आमने सामने रहे, वर्टिकली भी और हॉरिजेंटली भी। यानी ये एक आपका पंक्ति हो गया, रो हो गया, ये सेकेंड रो हो गया। दोनों जो रो हैं उस दोनों रो के जो गोले हैं यानी स्फीयर हैं वो वर्टिकली एक दूसरे के आमने सामने हैं, वर्टिकली आमने सामने दिखे सबके हैं, ओके। और हॉरिजेंटल भी एक दूसरे के क्या है? आमने सामने हैं। तो हम एक और रो को, तीसरे रो को हम रखते हैं, ओके। हम तीसरे रो को फर्स्ट रो के ऊपर सेकेंड रो रखें, सेकेंड रो के ऊपर थर्ड रो को हम रखें। और हम किस प्रकार से रखें? ध्यान से देखते चलिए। हमने किस प्रकार से रखा है? हमने रखा है ऐसे ही हम चौथे रो को भी रख दें, ओके। और चौथे रो को भी मैंने रख दिया, ओके, यस, डन। अब आप क्या देखेंगे कि ये जो फर्स्ट रो है, सेकेंड रो, थर्ड रो, फिफ्थ रो, सिक्स्थ रो, जितने भी 7, 8 जितने भी रो हैं, सभी रो को मैंने किस प्रकार से अरेंजमेंट दिया? सभी रो को मैंने अरेंजमेंट दिया हॉरिजेंटल और वर्टिकल, सारे जो स्फीयर रहे एक दूसरे के सामने रहे। तो यदि हम फर्स्ट रो को क्या मान लें? ए टाइप मान लें। हम इस रो को क्या मान लें? ए टाइप का रो मान लें। तो हमारा जो सेकेंड रो है, जो हमने फर्स्ट रो के ऊपर सेम इसी के जैसा रो यानी दूसरी पंक्ति, पहली पंक्ति के ऊपर दूसरी पंक्ति के गोले को रखा है, दूसरी पंक्ति को रखा है, तो ये भी फर्स्ट रो के बिल्कुल समान है। तो ये भी हमारा क्या होगा? ए
माना जाएगा। थर्ड रो भी है, बिल्कुल इसके जैसा है, ये भी हमारा क्या माना जाएगा, ए। हमारा ये भी क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा। यानी हम इस प्रकार की अरेंजमेंट में क्या पाते हैं कि दूसरी पंक्ति को प्रथम पंक्ति के ऊपर, फिर तीसरी पंक्ति को द्वितीय पंक्ति के ऊपर, चौथी पंक्ति को, फिर पांचवी पंक्ति को, बहुत सारे रो को हम इस प्रकार से एक दूसरे पर रखते चले गए, जिससे कि वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल सारे रो एक दूसरे के आमने सामने रहे, समान रूप से रहे। जिसमें एक रो को यदि हम ए टाइप माने तो सभी रो उसके जैसा होने के कारण ए टाइप ही माना जाएगा। तो इस प्रकार की अरेंजमेंट को हम क्या कहेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट हम कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, ए टाइप अरेंजमेंट हम कहेंगे, ए टाइप व्यवस्था। हाँ, ये मत सोचिएगा कि इसमें 4 ही रो होंगे, बहुत सारे और भी रो होंगे। अब ए एक हो गया। अब आप इसमें क्या पाते हैं, इसको एक्स एक्सिस से अगर मानते हैं तो ये क्या हो गया, आपका वाई एक्सिस हो गया। क्लियर, एक्स एक्सिस तो ये वाई एक्सिस हो गया। इतनी बातें समझ में आई। अब इसमें आप क्या पाते हैं कि आप ये देखिए, एक जो ये गोला है, ये गोला कितने गोले को टच कर रहा है, एक गोला के टच में देखिए ये है गोला यहां पर, फिर इसके टच में है ये, और फिर इसके टच में ये, फिर इसके टच में। यानी एक गोला कितने गोले को टच कर रहा है अपने नेबर के, पड़ोस के 4 गोले को। इसलिए यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी उप सहसंयोजन संख्या कितना होगा, उप सहसंयोजन संख्या 4 होगा। तो याद रहेगा कि ए टाइप की जो अरेंजमेंट होती है 2 बीमा में, उसमें एक गोला कितने गोले को टच करता है, संपर्क में होता है 4 गोले को। इसलिए इस प्रकार के अरेंजमेंट में उप सहसंयोजन संख्या कितनी होती है, 4 होती है। यदि टच के इन सभी गोले के केंद्र को हम क्या कर दें, सेंटर को मिला दें, तो हमें क्या एक प्राप्त होता है, हमें एक वर्ग प्राप्त होता है। क्या मिलता है, यदि हम इन सारे गोले को, जैसे इसके गोले के टच में 1 2 3 4, यदि हम इस गोले के टच के सभी 4 गोलों के केंद्रों को मिला दें तो मुझे एक वर्ग मिलेगा। इसलिए इस प्रकार के क्लोज पैकिंग को हम क्या कहेंगे, वर्ग निविड संकुलन हम कहेंगे। ओके, क्या कहेंगे, SQUARE स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम कहेंगे, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। शॉर्ट में हम इसको क्या कहेंगे, SCP कहेंगे, SCP। ओके, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग हम इसको कहेंगे, या हम इसको कहेंगे स्क्वायर, या हम इसको कहेंगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। समझ में आया, हम इसको कहेंगे वर्ग द्विविम निविड संकुलन, हम इसको कहेंगे। इतनी बात समझ में आई, स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। अब एक दूसरी बात देखें, हम लोग देख रहे हैं क्या जी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। ये सारा अरेंजमेंट आपने देख लिया। अब एक दूसरे प्रकार से अरेंजमेंट आप देखिए, हम गोले की एक पंक्ति को लेते हैं। ओके, गोले को की हम क्या लेते हैं, एक पंक्ति को लेते हैं, एक रो को मैंने ले लिया। अब इसके ऊपर हम इसी के जैसा एक सेकेंड रो रखते हैं। क्या रखते हैं, हम इसी के जैसा एक सेकेंड रो रखते हैं। तो सेकेंड रो यहां हमने रखा है, तो यहां किस प्रकार से रखा है, फर्स्ट रो के ऊपर सेकेंड रो इस प्रकार से रखा है कि फर्स्ट रो और सेकेंड रो के गोले हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल आमने सामने आए। लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे। ओके, यहां मैंने कितना स्फीयर बनाए, 1 2 3 4 5 6 7। अब आइए हम इसमें क्या देखें, ये मेरा सेकेंड रो हो गया, ये मेरा सेकेंड रो हो गया। ओके, ध्यान से आप देखेंगे, देख लिए, ये फर्स्ट रो के ऊपर आपने सेकेंड रो को रखा, तो क्या ये दोनों रो सेम है, नहीं है,
क्योंकि फर्स्ट रो का जो ये डिप्रेशंस है, डिप्रेशन जैसे फल वगैरह लोग सजाते हैं, तो क्या फल ठेला पर जो लोग सजाते हैं तो क्या इस तरीके से सजाते हैं? बिल्कुल नहीं। इसी तरीके से फल या अंडा को सजाया जाता है, ठेले पर अपना व्यवस्थित करके लोग सेल करते हैं, बेचते हैं। तो ये आपका हो गया गोले का फर्स्ट रो। इसके ऊपर आपने गोले का सेकेंड रो इस प्रकार से रखा जिससे कि फर्स्ट रो के जितने भी डिप्रेशंस है, डिप्रेशन मीन्स जितने भी डिप्रेशंस हैं यानी अवनमन है, अवनमन मीन्स सामान्य रूप से समझिए धसा हुआ जो क्षेत्र है, डिप्रेशंस है, इस डिप्रेशंस में सेकेंड रो के गोले आ जाए। फिर से देखिए, फर्स्ट रो के ऊपर सेकेंड रो को आपने ऐसे रखा है जिससे सेकेंड रो का जो गोला है फर्स्ट रो के डिप्रेशन में आ जाए, तो ये आ गया ऐसे। क्या ये दोनों रो बिल्कुल एक दूसरे के समान है? बिल्कुल नहीं, आमने सामने नहीं है, ना तो हॉरिजॉन्टल है ना वर्टिकल है। तो हम इसको क्या मान लें? ए टाइप का रो मान लें। तो ये सेकेंड रो इससे बिल्कुल डिफरेंट होने के कारण हम इसको क्या मान लेते हैं? बी मान लेते हैं। अब एक तीसरे रो को हम रखते हैं, ये थर्ड रो हो गया हमारा। ओके, अब आप ध्यान से देखेंगे तो ये थर्ड रो क्या सेकेंड रो के बिल्कुल जैसा है? नहीं है, लेकिन फर्स्ट रो और सेकेंड रो देखिए आमने सामने आ रहा है। ओके, तो हम थर्ड रो को क्या करेंगे? ए मान लेंगे। फिर हम इसी के ऊपर चौथा रो भी रखेंगे। ओके, चौथे रो को हम रखेंगे। रख दिया। तो क्या ये चौथा रो तीसरे रो के बराबर है, समान है? नहीं है, ये दूसरे रो के समान है, तो हम इसको भी बी मान लें। तो अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी मैंने 4 रो को रखा है, ऐसा नहीं बहुत सारा अनंत होता है रो, यहां मैंने 4 रो को, लेकिन यहां आप ध्यान से देखें तो इसमें सारे रो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें सब एक दूसरे के सेम नहीं है। पहला रो और तीसरा रो समान है, दूसरा और चौथा समान है, इसी तरह से तीसरा और पांचवा बिल्कुल क्या होगा? समान होगा। तो हम इस प्रकार के अरेंजमेंट को क्या कहेंगे? ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी टाइप अरेंजमेंट हम कहेंगे। ओके, ए बी टाइप हम अरेंजमेंट कहेंगे। अब इसमें देखिए, इसमें एक कोई स्फीयर ले लीजिए, जैसे ये स्फीयर आपने ले लिया, ये स्फीयर कितने को टच कर रहा है, इसके नेबर में कितने हैं? तो देखिए इसको ये टच किया 1, इसको भी 2, इसको भी 3, इसको भी 4, ये इसको भी टच किया 5 और इसको भी 6। तो अब एक कोई अगर स्फीयर की बात करें तो एक स्फीयर अपने नेबर के कितने पड़ोस के स्फीयर को टच कर रहा है? तो 6 को। ओके, तो आप जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन नंबर यही संख्या होती है, तो यहां कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बताइए? यस, 6 होगा। इसमें कितना एक को एक टच कर रहा था? 4 को। यहाँ एक कितने को टच कर रहा है? 6 को। तो हम क्या कहेंगे? इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। यदि हम इसके संपर्क के सभी गोले को मिला दें, देखिए एक को टच करने वाले सभी गोले को हमने क्या कर दिया? मिला दिया, तो मुझे एक शेप मिला। यहां कैसा शेप मिला था? वर्ग। यहां कैसा शेप मिला हमें? देखिए यहां मुझे मिला षटकोण। क्या मिला? षटकोण मिला। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? षटकोणीय निविड संकुलन हम कहेंगे। क्या कहेंगे? षटकोणीय निविड संकुलन। इंग्लिश में इसको हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग हम कहेंगे। ओके, शॉर्ट में HCP हम इसको कहेंगे, HCP। तो आप समझ गए, SCP इसको कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा और इसको HCP कहा जाएगा, क्यों कहा जाएगा, और इस प्रकार के अरेंजमेंट को हम या में क्या कहेंगे? जैसे इसको हम कहते थे स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इसको हम क्या कहेंगे? हेक्सागोनल, हम कहेंगे हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन
टू डायमेंशन, ओके, इन टू डायमेंशन, ये हमारा होगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। तो दोनों में अंतर समझ में आया, ये भी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, ये भी टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है लेकिन इस टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की हम जो अरेंजमेंट है उसे A8 टाइप नाम दिए। क्यों? क्योंकि सेकेंड रो, थर्ड रो, जितने भी रोड है सबको एक के ऊपर हमने एक रखा, जिसमें सभी स्फीयर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एक दूसरे के अलाइनमेंट में रहे, सीध में रहे। लेकिन यहां पर जो मैंने सेकेंड रो को रखा फर्स्ट रो के ऊपर, सेकेंड रो फर्स्ट रो के बिल्कुल समान नहीं था। फर्स्ट रो के डिप्रेशन में सेकेंड रो आया, उसी तरीके से थर्ड रो का जो स्फीयर रहा वो सेकेंड रो के डिप्रेशन में रहा। और इस तरीके से मुझे क्या मिला, ये एक अरेंजमेंट मिला जिसे हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें क्या पाए, 6 पाए, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पाए, SCP HCP। नोट कर लीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत हो तो आगे हम लोगों को पढ़ना है। हाँ, फिर से मैं क्लियर करूं कि एक्चुअल जो सॉलिड की जो क्लोज पैकिंग होती है वो 3 डायमेंशनल होती है, 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल नहीं होती है। लेकिन हम लोगों को 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तक जाने के लिए मुझे पहले 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन समझना होगा, तब इसी की सहायता से हम 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को समझ पाएंगे। और क्लोज पैकिंग फिर से यहां देखें, अब आप ध्यान से देखते होंगे तो इसमें जो स्फीयर मैंने बनाया है इसके बीच में अगर आपको दिख रहा होगा तो इसमें रिक्त स्थान ज्यादा दिख रहा है, और इसमें रिक्त स्थान क्या दिख रहा है आपको, कम दिख रहा है इसकी तुलना में। ओके, फिर से देखिए, इसमें आपको रिक्त स्थान क्या दिख रहा है, गोले के बीच में रिक्त स्थान, जिसे हम लोग वैड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? VOIDS, वैड्स कहते हैं, यानी रिक्ति कहते हैं, रिक्ति। तो यहां जो रिक्त स्थान दिख रहा है यह रिक्त स्थान क्या है, ज्यादा दिख रहा है, और इसमें रिक्त स्थान आपको क्या दिख रहा है, कम दिख रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें ये जो क्लोज पैकिंग है इसकी तुलना में ये बेहतर क्लोज पैकिंग है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान कम है और जो अवयवी कण है वो एक दूसरे के और ज्यादा निकट हैं। इसका डेंसिटी इसकी तुलना में अधिक है, इसकी तुलना में इसकी डेंसिटी अधिक है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान गोले के बीच में क्या है, इसकी तुलना में कम है। ये समझ में आया? तो ये इसमें संकुलन क्षमता जो है, आगे पढ़ना है संकुलन क्षमता, यानी इसमें गोले, देखिए गोले जगह कुछ घेर रहे हैं, इसमें भी गोले कुछ जगह घेर रहे हैं, गोले इसमें ज्यादा जगह घेर रहे हैं और इसमें गोले कम जगह घेर रहे हैं, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान ज्यादा है, इसमें रिक्त स्थान कम है। इसलिए हम कहेंगे इसमें संकुलन क्षमता कम है और इसमें संकुलन क्षमता ज्यादा है, क्योंकि इसमें रिक्त स्थान क्या है, रिक्त स्थान आपका ज्यादा है, इसमें रिक्त स्थान कम है। ये इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल होगा, इसकी तुलना में ये ज्यादा स्टेबल होगा। जैसे आप ऐसे समझिए, जैसे आप दीवार जोड़ते समय अगर कोई मिस्त्री मकान का निर्माण कर रहा हो, ईंट जोड़ रहा हो, तो आप देखिएगा उसमें कि ईंट जोड़ने में एक ईंट हो गया, दूसरा ईंट हो गया, तीसरा ईंट, चौथा ईंट। अब ऐसे ईंट ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ईंट ऐसे मिस्त्री रखते हैं सब एक के ऊपर एक? बिल्कुल ऐसा नहीं रखते हैं, नहीं तो फिर ये ईंट अगर 5 इंच का दीवार हो तो यहीं से ये क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा। आप ध्यान से देखते होंगे तो जो मिस्त्री होते हैं वो ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, ओके, ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, एक दूसरे को लॉक कर देते हैं, ओके। आप ध्यान से दिख रहा होगा तो आप नज़र अपने अड़ोस पड़ोस में डाल लीजिएगा ऐसे। इसका मतलब कि ये जो व्यवस्था बिल्कुल इसी के जैसी है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, सारे रो एक के ऊपर इसी प्रकार से अरेंजमेंट में, और यहाँ जो रो है ईंट का वो इस प्रकार से अरेंजमेंट में है। तो ये जो अरेंजमेंट होगी इसकी मजबूती ज़्यादा होगी और इसकी जो अरेंजमेंट होगी वो मजबूती कम होगी, यानी इसका स्टेबिलिटी और इसकी स्टेबिलिटी में अंतर है। इसकी डेंसिटी घनत्व ज़्यादा है और इसकी डेंसिटी उसकी तुलना में कम है। तो हमने अभी तक क्या बताया, हमने आपको क्लोज पैकिंग सॉलिड स्टेट में किसे कहते हैं मैंने बताया, जिसमें हमें पहुंचना है कहां तक, 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग तक पहुंचना है, जिसमें मैंने आपको फर्स्ट स्टेप में 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बताया, दूसरे स्टेप में 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग बताया जिसमें SCP और HCP मैंने बताया। अब हम लोग अगले स्टेप में 3 डायमेंशनल क्लोज
पैकिंग हम लोग देखेंगे। ओके, और 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हम अपने अगले लेक्चर, अगले पार्ट में आपको बताएंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, बोर कर देगा, बोरियत होगी। और हाँ, यहाँ एक और बात मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ जो फर्स्ट रो के ऊपर सेकेंड रो, सेकेंड के थर्ड रो रखा गया है, ये जो रिक्ति है, यहाँ ध्यान से देखिए, ये आगे आपको जरूरत पड़ेगा। ये क्या है? ये त्रिकोणीय है, त्रिकोणीय है। ये भी क्या है? त्रिकोणीय है। ये भी क्या है? त्रिकोणीय। दिख रहा है आपको? और ये भी आप यहां ध्यान से देखिए, अगर आपकी नजर जा रही होगी तो ये भी त्रिकोणीय है और ये भी क्या है? त्रिकोणीय है। लेकिन एक त्रिकोण का मुंह यहां देखिए नीचे की ओर है, दिख रहा है नीचे की ओर। ओके, दिख रहा है। और इसका मुंह क्या दिख रहा है आपको? नीचे की ओर। और ऊपर वाले का जो त्रिकोण है, इसका मुंह क्या आपको दिख रहा है? ऊपर की ओर, अपवार्ड दिख रहा है, अपवार्ड। तो हम HCP में जब बहुत सारे रो को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं तो जो बीच में रिक्त स्थान बनता है वो किस आकार का होता है? त्रिकोण का। एक पंक्ति का त्रिकोण का मुंह नीचे की ओर यानी डाउनवर्ड, और दूसरे का जो होता है वो अपवार्ड होता है। ये हम लोग अगले पार्ट में और इसकी ज्यादा विस्तृत अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग को मेंटेन करेंगे 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग की सहायता से। तो फिर हम लोग मिलते हैं अपने अगले पार्ट में। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।